Welcome to my academy. Hope so, dear students, you all are fine. Today, the topic that I am going to discuss with you is the factors affecting the rate of enzyme action. आज की वीडियो में हम उन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो एंजाइम एक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, और उन फैक्टर्स में जो फैक्टर्स हैं वो हैं टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखते हैं। आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी रिएक्शन को जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो किसी भी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर टेम्परेचर का बहुत अफेक्ट है, ठीक है। हर रिएक्शन जो है वो अपनी पीक पर पहुंचता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, या फिर किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो मैक्सिमम होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक है। और उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि हर एंजाइम जो है या किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो कि एंजाइम पे के साथ लिंक्ड है, ठीक है, वो सारे का सारा क्या करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो है रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि वो लो टेम्परेचर इतना इनफ नहीं है कि एंजाइम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है उसको इन्हांस कर सके या प्रोसीड करवा सके, क्योंकि लो टेम्परेचर जो है उससे क्या होता है, रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ही पूरी नहीं होती, ठीक है। तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लोअर ही रहता है, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हाई टेम्परेचर के ऊपर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, राइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ज़्यादा जो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं वो एक्सपोजर होगा उनका उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, स्लो था, ठीक है। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस बॉडी के लिए जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह हर रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस पर जाकर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है। अब अगर टेम्परेचर जो है तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लोअर होना शुरू हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा वेरी हाई टेम्परेचर हो जाए तो उस पर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वाइब्रेशंस जो हैं वो टू वायलेंट हो जाती हैं, इतनी वायलेंट हो जाती हैं कि जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। और एंजाइम जो है वो डी नेचर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब एंजाइम डी नेचर हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी और रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल एंड पॉइंट पर आकर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है, ठीक है। उसके बाद है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो किसी भी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है उसके ऊपर एंजाइम की अपनी कंसंट्रेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर एंजाइम जो है उसको हम इंक्रीज़ करते जाते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव साइट्स जो हैं वो अवेलेबल होती जाएंगी, उतने ही ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा कि जो है जैसे-जैसे सबस्ट्रेट जो है वो उसको एक्टिव साइट्स अवेलेबल आती जाएँगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करेंगी एक्टिव साइट के साथ और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अब एक ऐसा वक़्त आएगा जहाँ पर क्या करेंगे, फ़र्दर जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से मौजूद जितनी भी सबस्ट्रेट थी वो सारी की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब और कोई सबस्ट्रेट है ही नहीं जो नए आने वाले एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करे, ठीक है। तो हाई सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है एंजाइम कंसंट्रेशन की वजह से वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट लिमिटेड हो जाएगी तो एंजाइम को फर्दर इंक्रीज़ करने से, हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो लिमिटेड कंसंट्रेशन में है।
तो आप जितना मर्ज़ी एंज़ाइम डाल लें, रेट ऑफ़ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मज़ीद कोई सबस्ट्रेट है ही नहीं जो नेक्स्ट एंज़ाइम कंसंट्रेशन या आने वाले और एंज़ाइम्स के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सके। ठीक है? तो यहाँ पे आपको 2 ग्राफ दिखाए गए हैं। पहले एंज़ाइम कंसंट्रेशन लोअर थी, जिसकी वजह से रेट ऑफ़ रिएक्शन भी क्या था? लोअर था। ठीक है? लेकिन जब एंज़ाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की गई तो रेट ऑफ़ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन वो भी एक स्पेसिफ़िक लिमिट तक। जब उस लिमिट पे पहुंचा तो फिर रेट ऑफ़ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। ये यहाँ पे आपको ये जो ब्लू लाइन है, वो आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ़ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि इस स्टेज पर आकर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो लिमिटेड हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी जो है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ़ रिएक्शन को। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगी उतने ही ज़्यादा रेट ऑफ़ रिएक्शन होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है? तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होगी तो रेट ऑफ़ जो रिएक्शन है वो भी लो होगा। जब हाई कंसंट्रेशन होगी तो रेट ऑफ़ रिएक्शन जो है वो हायर होगा। लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट पर जाकर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी जो है वो का रेट ऑफ़ रिएक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि एंज़ाइम की जो कंसंट्रेशन है वो लिमिटेड हो चुकी होगी। मज़ीद कोई एंज़ाइम होगा ही नहीं जो रेट ऑफ़ एंज़ाइम एक्शन को क्या करे? इंक्रीज़ करे। ठीक है? जो सबस्ट्रेट होगी एक्स्ट्रा वो वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि और एक्टिव साइट्स एंजाइम्स की अवेलेबल ही नहीं होंगी, और उसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है पीएच। तो पीएच जो है उसका भी बड़ा रोल है। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर जो है बेस्ट परफॉर्म करता है, और उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर पीएच के अंदर जो है स्लाइड चेंज आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर अमाइनो एसिड जो मौजूद है उनकी आयनाइजेशन चेंज हो जाएगी। उसके अलावा सबस्ट्रेट की भी आयनाइजेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से एंजाइम जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। उसके बाद अगर एंजाइम के अंदर कोई एक्सट्रीम चेंज आ जाता है तो उस एक्सट्रीम चेंज की वजह से एंजाइम के अंदर जितने बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो चुकी है वो बॉन्डिंग टूट जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगा बॉन्ड्स का, जिसकी वजह से एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ में देखें आप, ग्राफ में क्या शो किया गया है कि शुरू में क्या है, जब पीएच जो थी वो ऑप्टिमम पीएच से कम थी। ठीक है? तो तब भी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन थोड़ा लोअर था। जैसे जैसे ऑप्टिमम पीएच के क्लोज होती जाती है पीएच, तब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता जाता है, और ऑप्टिमम पीएच के ऊपर जाकर एंजाइम का जो रेट है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जब ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा पीएच होना स्टार्ट हो जाती है तब भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और एंड पॉइंट ऐसा आता है कि उसके ऊपर क्या होता है के एंड वाले पॉइंट पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, ज़ीरो पर आ जाती है। ठीक है? तो ये 4 फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करते हैं: टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन और पीएच। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड लक।